नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इससे जुड़े कुछ स्रोतों पर थोड़े गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास रिव्यूज हैं, समरी है, लेखक के इंटरव्यू भी हैं। हाँ। और हमारा मकसद है पैसे को लेकर हमारी जो सोच है, हमारा बर्ताव, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये विषय ना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सारे स्रोत एक बात पर जोर देते हैं कि पैसे में सफलता आपकी होशियारी से ज्यादा आपके व्यवहार पर टिकी है। अच्छा। हाँ, मतलब ये सिर्फ नंबर या डेटा का खेल नहीं है, ये इंसानी भावनाएं, अनुभव, इन सब का ज्यादा खेल है। ये बात तो कई स्रोतों में उभर कर आई है कि आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप पैसे के साथ बर्ताव कैसा करते हैं। और रोनाल्ड रीड वाला उदाहरण कमाल का है ना। हाँ बिल्कुल, एक साधारण चौकीदार। और उन्होंने बचत और निवेश से मतलब धीरे धीरे करके $8 मिलियन छोड़े। और दूसरी तरफ वो हार्वर्ड वाले रिचर्ड फर्स्कॉन, हाँ, जिनके पास सारी डिग्रियां थी, ऊंची जान पहचान थी, वो दिवालिया हो गए। ये तो सोचने वाली बात है। सही में ये दिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस जो है वो एक तरह की सॉफ्ट स्किल ज्यादा है, मतलब आपकी दिमागी तेजी से बढ़कर। हाउसल तो ये भी कहते हैं कि हमेशा एकदम रैशनल यानी तर्कसंगत होने से बेहतर है रीजनेबल होना। रीजनेबल मतलब ऐसे फैसले लेना जिनके साथ आप सुकून से रह सके, जो आपको रात को चैन की नींद दे, भले ही वो कागज पर एकदम परफेक्ट ना लगे। मानसिक शांति ज्यादा जरूरी है। और ये व्यवहार वाली बात, इसमें सब्र भी तो आता है। यहीं पर वो लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और वॉरेन बफे का जिक्र जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक उनकी असली ताकत सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं थी, नहीं, बल्कि 10 सालों तक टिके रहना, वो कंपाउंडिंग की शक्ति का इस्तेमाल करना। उन्होंने 10 साल की उम्र से शुरू किया था। हाँ, और कंपाउंडिंग का जादू यही है कि आपका मुनाफा भी फिर मुनाफा कमाने लगता है। समय के साथ पैसा तेजी से बढ़ता है। तो देखिए, लंबे समय तक टिके रहना बहुत जरूरी है। और बचत, स्रोत ये भी कहते हैं कि कमाई या रिटर्न से ज्यादा जरूरी आपकी बचत दर, सेविंग्स रेट हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये असल में आपकी कमाई और आपके अहंकार, मतलब खर्च करने की इच्छा के बीच का फासला है। आप कितना बचा पाते हैं। और एक और दिलचस्प बात ये थी कि बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना जरूरी है, बस बचाना। सही, क्योंकि भविष्य में क्या होगा किसे पता। ये बचत एक तरह का सुरक्षा कवच है, लचीलापन देती है। इसी से जुड़ी हुई एक और सोच है, अमीर और दौलतमंद होने का फर्क। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर दिखना अक्सर आय पर निर्भर करता है, महंगी चीजें खरीदना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर वगैरह। लेकिन सच्ची दौलत वो है जो दिखती नहीं, वो पैसा जो बचाया गया है, जो निवेश किया गया है, खर्च नहीं हुआ। तो असली दौलत चीजें नहीं देती, वो देती है समय पर कंट्रोल, आजादी, फ्रीडम। हाउसल के हिसाब से तो पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न यही है। मुझे वो बात भी बड़ी अच्छी लगी कि जब हम किसी को महंगी कार में देखते हैं तो कार की तारीफ करते हैं, मालिक की नहीं। हाँ। सम्मान शायद विनम्रता से मिलता है, हाँ, चीजों से नहीं। बिल्कुल। और इसमें किस्मत और जोखिम, लक और रिस्क का भी बड़ा हाथ है। बिल गेट्स का उदाहरण देखिए। हाँ, वो स्मार्ट थे, मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं। पर ये भी तो किस्मत थी कि उन्हें स्कूल में ही कंप्यूटर लैब मिल गई। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। सही कह रहे हैं। और उनके दोस्त केंट इवांस, जो उतने ही काबिल थे, हाँ, उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। तो किस्मत और जोखिम दोनों का खेल है। तो फिर भविष्य का अंदाजा लगाना इतना मुश्किल है, तो हम करें क्या? कैसे निपटे इससे? देखिए, एक तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना। मतलब अपनी योजनाओं में थोड़ी गुंजाइश रखना। हाँ। ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप पूरी तरह से डूब ना जाए। थोड़ी तैयारी रखना। हाँ, और एक और जरूरी स्किल है फोमो से बचना। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, मतलब दूसरों को देखकर ये डरना कि हम पीछे रह जाएंगे। दूसरों की नकल नहीं करनी, अपना खेल खेलना है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबके लक्ष्य अलग हैं। ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन किताब की आलोचना भी हुई है। एक समीक्षक है बायरन कार्सन, उनका कहना है कि ये किताब मनोविज्ञान या पैसे के बारे में उतनी गहरी नहीं है जितना दावा करती है। अच्छा, क्या तर्क है उनका? उनका कहना है कि ये बुनियादी आर्थिक सिद्धांतों को नजरअंदाज करती है और पैसा शब्द का इस्तेमाल कभी आय, कभी बचत, कभी निवेश, सबके लिए कर देती है, जिससे थोड़ी अस्पष्टता आती है। ये एक अलग नजरिया है और ये याद दिलाता है कि हर चीज को कई कोणों से देखना चाहिए। हो सकता है हाउसल का जोर व्यवहार पर इतना ज्यादा था कि उन्होंने आर्थिक बारीकियों पर कम ध्यान दिया। तो ये एक जरूरी पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए। बिल्कुल, ये आलोचना पाठक को और सोचने पर मजबूर करती है। शायद एक संतुलन बनाने की जरूरत है
हौसल की बातें भावनाओं को समझने में मदद करती हैं। हाँ, जो जरूरी है। लेकिन ठोस प्लानिंग के लिए आर्थिक सिद्धांत भी जरूरी हैं। तो इन सब बातों के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या पैसे से जुड़े ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सिर्फ हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर ही लागू होते हैं, या जीवन के दूसरे पहलू जैसे रिश्ते या करियर, सेहत, वहां भी इनका कोई मतलब है? सोचने वाली बात है ये। खैर, आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से जुड़े स्रोतों के जरिए ये समझा कि पैसा सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। ये बहुत हद तक हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं, हमारी सोच पर निर्भर करता है। हाँ, लंबी अवधि की सोच, बचत की अहमियत, दौलत का असली मतलब यानी आज़ादी, और हाँ, किस्मत और जोखिम की भूमिका। ये कुछ मुख्य बातें रहीं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हम खुद को समझें और ऐसे वित्तीय फैसले लें जो हमारे लिए सही हों, उचित हों, जो हमें सुकून दें, भले ही वो कागज पर सबसे तर्कसंगत न दिखें। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।